हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जैसा कि आप जानते हैं, इट डील स्पेशली गुड्स एंड इट अप्लाई इन 1930। इसीलिए इसको हम जो लोग जानते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ आपको डेफिनेशन समझनी आवश्यक है। जैसे पहली डेफिनेशन सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में डिफाइन की गई है। क्या डिफाइन की गई है? अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर the property in goods to the buyer for price. क्या? Where seller transfer or agree to transfer goods to the buyer for price, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स कहलाने लगेगा। अब इसमें कुछ बातें स्पेसिफाई की गई हैं। कौन कौन सी बातें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में होना चाहिए? नंबर 1, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज होनी चाहिए, क्योंकि एक बायर और एक सेलर जब तक दोनों नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बनेगा। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसका मतलब है देयर मस्ट बी transfer of ownership from the seller to the buyer either in present or in future date। तो देखो भैया, यहां पर एक बात आ गई। प्रेजेंट का मतलब हुआ सेल और फ्यूचर डेट का मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट टू सेल। फिर मैंने कहा जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, पॉइंट नंबर 3, दैट मस्ट बी गुड्स। क्यों? बिकॉज वी आर डीलिंग विद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ओनली। तो मैंने कहा द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट टेक प्लेस ओनली फॉर प्राइस, ओनली फॉर प्राइस। ओके, अच्छा भैया। फिर मैंने 5th नंबर का इट इंक्लूड्स बोथ सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। इसमें सेल भी आएगा और एग्रीमेंट टू सेल भी आएगा। फिर मैंने कहा इट में बी एब्सोल्यूट और इट में बी कंडीशनल। अब एक छोटी मोटी कंडीशन तो हर जगह लगाई ही जाती हैं। जैसे आप कोई चीज लेने जाते हैं तो दुकानदार बता देता है कि भैया कि ये मत करिएगा, अगर ये कंडीशन आप करेंगे तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बन पाएगा। तो मैंने कहा इट में बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है जो है वही ले लो, और कंडीशनल का मतलब है कि थोड़ा बहुत अभी इसमें कुछ चेंज, कुछ कंडीशन फुलफिल होने पर ही ये कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होगा। मैंने फिर कहा इट में बी इन राइटिंग और इम्प्लाइड। भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल राइटिंग में भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। फिर मैंने कहा जहां पर ये शांत है वहां पर आपका बाकी सारे प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट के अप्लाई होंगे, क्योंकि ये निकला कहां से है? लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से निकला है। तो जहां पर ये साइलेंट हो जाएगा वो वहां पर लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स लगने लगेंगे। अब हम पहला एक डिफरेंस बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये बेस है इस चैप्टर की। सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में अंतर क्या होता है? तो जैसा कि मैंने पहला पॉइंट कहा, सेल में टाइटल ऑफ गुड्स पासिस टू द बायर इमीडिएटली। आपने पैसे दिए और उसने आपको टाइटल दे दिया। मैंने कहा एग्रीमेंट टू सेल में टाइटल ऑफ गुड्स पासिस टू द बायर आइदर इन फ्यूचर और आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। मतलब भैया हम अभी तुरंत नहीं दे पाएंगे, कुछ काम बाकी है तो काम करने के बाद हम दे पाएंगे।
भाई जब सेल में आपने दिया और आपने पैसे दिए और उसने सामान दिया, तो ये दोनों पार्टीज ने अपना काम कर दिया, तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूटेड। जबकि भैया एग्रीमेंट टू सेल में क्या हुआ, भैया अभी इसका एग्जीक्यूट फ्यूचर में किसी डेट पर होगी। जब इसका एग्जीक्यूशन में फ्यूचर में किसी डेट पर होगा, तो ये क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटरी। भाई सेल में जैसे ही सेल हुआ, रिस्क किसके पास चली जाती है, बायर के पास चली जाती है। एज द ओनरशिप इज ए ट्रांसफर, और जब जैसे जैसे ओनरशिप ट्रांसफर होगी, रिस्क भी आप ऑटोमेटिकली ओनरशिप के साथ रिस्क भी जाती है। और भैया अगर एग्रीमेंट टू सेल में सारी रिस्क किसकी रहती है, अभी भी सेलर की ही रहती है। भैया सेल में जो आपको राइट मिलता है उसको बोलते हैं राइट इन रेम। राइट इन रेम का मतलब होता है यू नोबडी कैन चैलेंज योर राइट, nobody can challenge your right from that goods। मतलब आपका जो राइट है वो दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जैसे आपने यूनिकॉर्न की शॉप से आपने एक मोबाइल खरीदा जिसके आपको पेपर मिले हैं, तो अब आपके राइट को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। और कोई चैलेंज करने आ जाए कि ये मेरा है, तो तुम अर्रा के थप्पड़ मारोगे। तो आपको सेल में जो राइट मिलेंगे वो राइट इन रेम कहलाएंगे, जबकि एग्रीमेंट टू सेल में आपको जो राइट मिलेंगे वो राइट इन पर्सोनम कहलाएंगे। मतलब अगर सेलर फुलफिल नहीं कर रहा है तो बायर सेलर के अगेंस्ट में जा सकता है, और अगर बायर फुलफिल नहीं कर रहा है तो सेलर बायर के अगेंस्ट में जा सकता है। तो व्हेन यू गेट्स द राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, तो दिस इज टू बी टर्म्ड एज जस्ट इन रेम। व्हेन यू गेट द राइट अगेंस्ट द पर्सन ओनली, इट इज टू बी टर्म्ड एज जस्ट इन पर्सोनम। भैया फिर मैंने कहा इफ द बायर फेल्स टू पे for the goods, the seller may sue only for the price and other remedies which is available to unpaid seller। भैया अगर बायर पैसे नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है सेलर के पास केवल क्या राइट्स होंगे, बायर के अगेंस्ट में कोर्ट में केस करके और प्राइस रिकवर करेंगे, और जो अदर रेमेडीज अवेलेबल होंगी किसको, सेलर को एज अ अनपेड सेलर। अब भैया एग्रीमेंट टू सेल में अभी कोई गुड्स डिलीवर तो हुआ नहीं है, तो सेलर तो भैया अभी डिलीवर तो हुआ नहीं है। सेलर हैव अ राइट only for damages, not for price, not for price। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। भाई आप ये बताइए, सेल में आपने ओनरशिप दे दी थी, अब अगर वो पैसे नहीं देता है बायर, तो सेलर के पास केवल एक ही राइट है, फाइल द सूट फॉर द प्राइस एंड अदर रेमेडीज विच इज अवेलेबल टू अनपेड सेलर। लेकिन भैया एग्रीमेंट टू सेल में अभी हमने कोई गुड्स तो हैंड ओवर किया नहीं है। जब हमने गुड्स हैंड ओवर किया नहीं है तो इसका मतलब है हमारा जो भी डैमेज हुआ है हम वो डैमेज ही रिकवर कर सकते हैं। अब ये बताइए, सेल में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया बिफोर द पेइंग द प्राइस, seller have to deliver the goods to official receiver on the demand because ownership of the goods passes to the
बायर। अब भैया सेल का एग्रीमेंट हो गया, इसका मतलब ओनरशिप बायर के पास चली गई, तो बायर का जो रिसीवर आएगा, रिसीवर का मतलब है पर्सन जिसको ये इंसॉल्वेंसी का पूरी फॉर्मेलिटी करने का काम हैंडओवर किया है बायर ने। तो जो बायर का रिसीवर होगा वो गुड्स की डिमांड करेगा और सेलर को हैंडओवर करना पड़ेगा। लेकिन भैया एग्रीमेंट टू सेल में अभी भी ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास है। He can refuse to deliver the goods to the official receiver unless he paid the price because the seller continuously to be the owner of the goods। अब भैया मैंने क्या कहा कि एग्रीमेंट टू सेल में अभी भी ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास है। तो अगर बायर का रिसीवर गुड्स की डिमांड करेगा तो वो रिमेनिंग पैसे मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा, क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। या फिर ध्यान से समझिएगा, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बायर का रिसीवर अपॉइंट होगा, बायर का रिसीवर सेलर से गुड्स की डिमांड करेगा और सेलर को गुड्स हैंडओवर करना पड़ेगा बिकॉज ओनरशिप पहले ही ट्रांसफर हो चुकी थी। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि अभी एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास है। तो सेलर रिफ्यूज कर देगा कि जब तक रिमेनिंग अमाउंट तुम नहीं दोगे। तो मैंने कहा अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है और गुड्स अभी भी सेलर के पोजीशन में है तो देन बायर हैव अ राइट टू क्लेम ओनरशिप ऑफ द गुड्स। भैया अब यहाँ कौन, भैया ये बताइए, यहाँ कौन इंसॉल्वेंट हो गया है? सेलर इंसॉल्वेंट हो गया है। तो बायर सेलर के ऑफिशियल रिसीवर से गुड्स की डिमांड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि ओनरशिप बायर के पास ऑलरेडी है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमने कहा कि सेलर बिकम इंसॉल्वेंट एंड बायर कैनॉट क्लेम द गुड्स इफ द बायर हैज पेड द प्राइस ही कैन क्लेम रेटेबल डिविडेंड। अब भैया यहाँ पर अभी ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं थी, तो लेकिन सेलर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो बायर सेलर के ऑफिशियल रिसीवर से डिमांड करेगा क्या कि भैया जो सबको प्रोपोर्शनेटली दे रहे हो कुछ अमाउंट दे दो, क्योंकि अब सेलर इंसॉल्वेंट हो गया है। और कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट कब होता है? जब वो अपना पूरा पैसा देने की कंडीशन में नहीं है। तो प्रोपोर्शनेटली बांटा जाता है, जो प्रोपोर्शनेटली बांटा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेटेबल डिविडेंड बोलते हैं। और बायर मांगेगा किससे? सेलर के ऑफिशियल रिसीवर से। इज इट क्लियर? तो पहली बात मैंने क्या कही, सेल में टाइटल बायर को ट्रांसफर कर दिया जाता है इमीडिएटली, बट एग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफर किया जाएगा ऑन फ्यूचर डेट पर या फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। भैया फिर मैंने कहा सेल एक एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया है और ये एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी है। भैया सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए रिस्क भी बायर के पास ट्रांसफर हो जाती है, जबकि सेल में एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क किसके पास रहेगी? सेलर के पास ही रहेगी। सेल में जो राइट मिलेगा वो राइट इन रेम मिलेगा, क्योंकि यू आर परचेजिंग द थिंग फ्रॉम अ प्रॉपर प्लेसेस, तो यू विल गेट अ अनडिस्टर्ब राइट। But agreement to sale में you will get the right only against the person. It is known as just in
पर्सोनम। भैया अगर बायर पैसे पे करने में फेल हो जाता है तो सेलर कैन फाइल द सूट ओनली फॉर प्राइस एंड अदर रेमेडीज which is available at that time as a unpaid seller। लेकिन भैया अगर बायर पैसे नहीं देगा तो सेलर के पास क्या राइट है केवल कि जो भैया नुकसान हुआ है उसके लिए केस फाइल करेगा। अब अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर का रिसीवर सेलर से गुड्स की डिमांड करेगा और सेलर को देना पड़ेगा क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, अभी भी सेलर के पोजीशन में ही है गुड्स, तो सेलर कैन रिफ्यूज टू हैंड ओवर द गुड्स अनलेस द रिमेनिंग अमाउंट इज नॉट पेड। अब अगर मान लीजिए सेलर इंसॉल्वेंट हो गया है तो बायर सेलर के ऑफिशियल रिसीवर से डिमांड करेगा गुड्स के लिए क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो इसका मतलब है कि भैया आप जो सेलर को पैसे दिए थे वो पूरे तो मिल नहीं पाएंगे, तो एक रेटेबल अमाउंट मतलब प्रोपोर्शनेट अमाउंट, मतलब जो सबको मिलेगा उतना ही प्रोपोर्शन हमें भी देना पड़ेगा, हम डिमांड करेंगे। इज इट क्लियर? ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, इसमें मैंने सेल्स ऑफ गुड्स की डेफिनेशन बताई और दो डिफरेंस बताए हैं सेल में एंड एग्रीमेंट टू सेल में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद।